बोकारो के स्टील टाउनशिप की शांत गलियों में संध्या अपने बालकनी में बैठी सूर्यास्त देख रही थी। आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग घुल रहे थे, लेकिन संध्या की आंखों में एक उदासी का गहरा रंग छाया हुआ था। बरसों पहले इसी बालकनी में खड़े होकर उसने और शेखर ने अनगिनत सपने बुने थे। एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी जो अब धुंधला और अधूरा लगता था। उनकी शादी दो अलग अलग परिवारों का मिलन थी, एक ऐसा बंधन जिसे सामाजिक मर्यादाओं और पारिवारिक अपेक्षाओं ने मजबूत किया था। शुरुआती दिनों में बोकारो स्टील प्लांट के नए क्वार्टर में उनका जीवन उत्साह और उम्मीदों से भरा था। शेखर एक महत्वाकांक्षी इंजीनियर था, जिसकी दुनिया प्लांट की मशीनों और परियोजनाओं के इर्द गिर्द घूमती थी। संध्या एक पढ़ी लिखी और संवेदनशील युवती थी, जिसने अपने सपनों को शेखर के सपनों में शामिल कर लिया था। लेकिन समय के साथ उनके बीच एक अनकही दूरी बढ़ने लगी। शेखर अपनी नौकरी में इतना व्यस्त हो गया कि उसके पास संध्या के लिए समय ही नहीं बचा। देर रात घर लौटना और सुबह जल्दी चले जाना उसकी दिनचर्या बन गई। संध्या घर और परिवार की जिम्मेदारियों में उलझ गई। उनकी बातचीतें अब घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई और मेहमानों तक सिमट कर रह गईं। उनके दिलों में क्या चल रहा है, इसकी खबर किसी को नहीं थी। उनकी अनकही बातें उनके भीतर ही घुटती रहीं, एक ऐसी खामोश चीख बनकर जो कभी किसी ने नहीं सुनी। उनके दो बच्चे थे, रिया और रोहन। रिया अपनी मां की तरह भावुक और कलात्मक थी। रोहन अपने पिता की तरह शांत और तार्किक स्वभाव का था। बच्चों के आने से घर में चहल पहल तो हुई, लेकिन संध्या और शेखर के बीच की भावनात्मक खाई और गहरी होती चली गई। शेखर एक जिम्मेदार पिता थे, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते थे, लेकिन उस स्नेह और जुड़ाव की कमी हमेशा महसूस होती थी जिसकी संध्या कभी अपेक्षा करती थी। संध्या अक्सर शाम को पार्क में अकेली बैठी बच्चों को खेलते हुए देखती। उनकी हंसी और किलकारियों के बीच उसे अपने अकेलेपन का एहसास और गहरा होता। वो शेखर से बात करना चाहती थी, अपने मन की उथल पुथल को साझा करना चाहती थी, लेकिन हर बार एक अनजाना संकोच उसके होंठों को सिल देता था। उसे लगता था कि शेखर उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा, उसे कमजोर समझेगा। इसलिए वो चुप रहती, अपनी भावनाओं को अपने भीतर ही दबाती रहती। शेखर भी शायद कुछ कहना चाहता था, अपनी व्यस्त जिंदगी के तनाव और दबाव को साझा करना चाहता था, लेकिन उसकी परवरिश और पुरुषवादी सोच उसे ऐसा करने से रोकती थी। उसे लगता था कि उसे हमेशा मजबूत और नियंत्रण में रहना चाहिए, अपनी कमजोरियों को किसी के सामने नहीं दिखाना चाहिए। इसलिए वो भी चुप रहता, अपनी अनकही बातों के बोझ तले दबता रहता। उनके रिश्ते की खामोश चीख तब और तेज हुई जब रिया कॉलेज की पढ़ाई के लिए धनबाद चली गई। घर पहले से भी शांत और सूना हो गया। रोहन भी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त रहने लगा। संध्या और शेखर बोकारो के उस क्वार्टर में अकेले रह गए, दो ऐसे लोग जो एक छत के नीचे रहते हुए भी भावनात्मक रूप से बहुत दूर थे। एक दिन संध्या ने हिम्मत करके शेखर से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, आपको याद है जब हम नए नए बोकारो आए थे तो हमने इस बालकनी में बैठकर कितने सपने देखे थे? शेखर ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, हाँ याद है। अब खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था, कोई पुरानी यादों का स्पर्श नहीं था। संध्या का दिल एक बार फिर टूट गया। उसने महसूस किया कि उनके बीच एक ऐसी दीवार बन गई है जिसे अब शायद कभी नहीं तोड़ा जा सकता। उसने अपनी अनकही बातों को फिर से अपने भीतर समेट लिया, उस दर्द को छुपा लिया जो धीरे धीरे उसे अंदर से खोखला कर रहा था। समय बीतता गया। शेखर रिटायर हो गए और अब पूरा दिन घर पर ही रहते थे, लेकिन उनकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। सुबह उठना, अखबार पढ़ना, टीवी देखना, खाना खाना और फिर सो जाना। उनके बीच कोई दिल से बात नहीं होती थी, कोई ऐसा पल नहीं आता था जब वे खुलकर हंसते या एक दूसरे के साथ कुछ साझा करते। वे एक ही घर में रहते हुए भी दो अनजान व्यक्तियों की तरह थे। एक रात संध्या को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। शेखर घबराकर उसे तुरंत अस्पताल ले गए। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लेटी संध्या ने शेखर की आंखों में पहली बार डर और बेसपोकोजवो देखा। वो उसका हाथ पकड़कर बैठ गया, उसकी पकड़ में एक अनकही चिंता थी। उस रात अस्पताल के शांत कमरे में बरसों की खामोशी टूटी। शेखर ने धीरे धीरे अपनी अनकही बातें संध्या से कही। उसने बताया कि कैसे अपनी नौकरी को बचाने और परिवार को एक अच्छा जीवन देने के दबाव में वो भावनात्मक रूप से सुन्न हो गया था। उसने स्वीकार किया कि वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कमजोर था और इस वजह से उसने संध्या को अकेला महसूस कराया था। उसने माना कि वो संध्या की भावनाओं को समझने में नाकाम रहा और अपनी व्यस्त जिंदगी में उसे अनदेखा करता रहा। संध्या ने भी अपने दिल की सारी दबी हुई बातें शेखर से कही। उसने बताया कि कैसे उसकी चुप्पी और उदासीनता ने उसे अंदर से मार डाला था। उसने अपने उन सपनों के बारे में बताया जो बोकारो की धूल भरी हवा में कहीं खो गए थे, उन छोटी छोटी खुशियों के बारे में बताया जिनकी उसने हमेशा अपेक्षा की थी लेकिन कभी मिली नहीं। उसने बताया कि कैसे वह एक ऐसे रिश्ते में घुटन महसूस कर रही थी जहां प्यार और संवाद की कमी थी।
उस रात उन्होंने बरसों बाद एक दूसरे को सुना। उनकी अनकही बातें शब्दों में ढली और उनके अनसुने रिश्ते की खामोश चीख आखिरकार सुनाई दी। उस रात उन्होंने महसूस किया कि उनके बीच अभी भी एक पतली सी डोर बची हुई है, एक कमजोर लो जो अभी भी जल रही है। अस्पताल से लौटने के बाद संध्या और शेखर के रिश्ते में एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव आया। वे अब एक दूसरे के प्रति थोड़ा अधिक ध्यान देने लगे थे। शेखर ने संध्या से उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछा और संध्या ने भी उसकी रुचियों में दिलचस्पी दिखाई। वे कभी कभी साथ में पार्क में घूमने जाते, पुरानी फिल्मों के गाने सुनते और अपने शुरुआती दिनों की बातें करते। उन्होंने महसूस किया कि बरसों की खामोशी ने उनके बीच एक ऐसी गहरी खाई बना दी थी जिसे पाटना आसान नहीं था, लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं थी। उनकी अनकही बातें अब धीरे धीरे साझा हो रही थी और उनके अनसुने रिश्ते में एक नई शुरुआत की उम्मीद जग रही थी। एक दिन संध्या ने शेखर से कहा, क्या आपको याद है जब हम पहली बार दामोदर नदी के किनारे घूमने गए थे? शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे सब याद है। और उस दिन उन्होंने बरसों बाद एक साथ बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताजा किया, उस प्यार को फिर से महसूस करने की कोशिश की जो कभी उनके रिश्ते की नींव था। उनकी कहानी बोकारो के स्टील टाउनशिप के कई घरों की कहानी थी, जहां व्यस्त जीवन और अनकही अपेक्षाओं के बीच रिश्ते खामोश चीखे भरते रहते हैं। यह एक याद दिलाती थी कि रिश्तों को जीवित रखने के लिए संवाद जरूरी है, भावनाओं को व्यक्त करना जरूरी है और एक दूसरे को सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। संध्या और शेखर ने देर से ही सही इस सच्चाई को समझ लिया था और अब वे अपने बचे हुए जीवन को एक दूसरे के साथ खुलकर और प्यार से जीने की कोशिश कर रहे थे। उनकी खामोश चीख अब एक धीमी लेकिन स्थिर बातचीत में बदल रही थी, एक ऐसी बातचीत जो शायद उनके रिश्ते को फिर से जोड़ सके।